हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट 2015 के एसएसटी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट 1 एंड 2 ऑन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या कहा है कि हमने पांडुलिपियों और शिलालेखों पर निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार करना है और हमें सही उत्तर बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो पहली स्टेटमेंट है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स ऑन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड नोन एज अ बर्च। ऑप्शन नंबर 2, इंस्क्रिप्शंस वर रिटन ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सर्फेस लाइक स्टोन एंड मेटल। तो हिंदी में देख लेते हैं। पांडुलिपियों आमतौर पर ताड़ के पत्ते पर या बर्च के रूप में जाने वाले पेड़ के विशेष रूप से तैयार की शाल पर लिखी जाती थी या शिलालेख पत्थर और धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर लिखी जाती थी। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी वो पाम लीव्स पर लिखी जाती थी और जो इंस्क्रिप्शन थी वो शिलालेख पत्थर पर उस पर लिखी जाती थी। ठीक है, पत्थरों पर लिखी जाती थी। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन सही होगी? ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू, तो यही सही होगी। बाकी सारी ऑप्शन हो जाएंगी गलत। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अराउंड 2000 ईयर अगो वाराणसी वाज अ फेमस क्राफ्ट सेंटर वेयर श्रेणीज वर। कि जो लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणीज, इन्होंने पूछा श्रेणीज क्या थी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, क्या वो बौद्धिस्ट मठ थे जहाँ बुद्ध रहा करते थे। कॉइन्स दैट हैव डिजाइन पंच्ड ऑन द मेटल, कि सिक्के जो डिजाइन के धातु पर छिद्रित होते थे। या ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स, कि शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ। या आयरन प्लग शेयर्स यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि लोहे के हल जो कृषि उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट्स। क्या थी श्रेणीज? जो श्रेणीज थी वो क्या थी? शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ हुआ करते थे, उन्हें हम श्रेणीज कहा करते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इंट्रोड्यूस्ड विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश आर्ट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कि इनमें से औपनिवेशिक काल में भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक था। तो हमें बताना है, भित्तिकला म्यूरल आर्ट, मिनिएचर्स लघु चित्र, ऑयल पेंटिंग या फिर पर्सपेक्टिव। तो इसका परिप्रेक्ष्य, तो इसका सही उत्तर है पर्सपेक्टिव। ये सही है। ये भी एक प्रकार की ड्राइंग हुआ करती थी, इसमें चित्रों को उकेरा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वर बेस्ट नोन फॉर कंट्रोलिंग द सिल्क रूट अराउंड 2000 ईयर अगो। कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा वो शासक था जो कि जिसने सिल्क रूट पर अपना कब्जा किया हुआ था, उस पर नियंत्रण किया हुआ था। तो वो कौन थे? कुषाणों ने किया था, कुषाणास, चोलास, पांड्यास या चेरास। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुषाणों ने किया था। कुषाण, वहाँ से कुषाण के जो राजा हुआ करते थे, इन रूट्स को अपने नियंत्रण में लेकर इससे जो कोई भी यात्री आया करता था उससे टैक्स वसूला करते थे। तो ये उनकी आय का बहुत ही बड़ा साधन हुआ करता था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान। के निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सुल्तानों के अधीन प्रशासन की भाषा थी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? क्या पर्शियन, उर्दू, हिंदी या अरेबिक। फारसी, उर्दू, हिंदी या अरबी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फारसी हुआ करती थी उनकी जो भाषा हुआ करती थी, एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज हुआ करती थी दिल्ली सुल्तान की, वहाँ के जो सुल्तान हुआ करते थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अंडर सब्सिडरी अलायंस द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स द इंडियन रूलर्स ऑफ द स्टेट टू। की सब्सिडी अलायंस के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को मजबूर किया। किस बात के लिए मजबूर किया था? हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्स नॉट गेट प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी बट स्टिल पे टुवर्ड इट मेंटेनेंस। कि उनके पास इंडिपेंडेंट आर्मी होगी, नॉट गेट प्रोटेक्शन बाय कंपनी, उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी और उनको कंपनी के द्वारा कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, बट स्टिल उनको फिर भी पैसे देने पड़ेंगे उसके लिए। नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस बट ओनली गेट प्रमोशन बाय द कंपनी एंड पे टुवर्ड इट मेंटेनेंस। कि उनके पास कोई इंडिपेंडेंट आर्मी नहीं होगी, उनके सिर्फ प्रोटेक्शन मिलेगी
और उनको पैसे भी देने पड़ेंगे। नॉट हैव देयर इंडिपेंडेंस आर्म्ड फोर्सेज गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी विदाउट एनी पेमेंट टुवार्ड इट्स मेंटेनेंस, कि अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेना नहीं होगी, उनकी कोई सेना नहीं होगी और उन्हें प्रोटेक्शन के लिए कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे। विदाउट एनी पेमेंट टुवार्ड इट्स मेंटेनेंस, कि उनको कोई पैसे दिए बिना ही उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज एज वेल एज गेट प्रोटेक्शन बाय द कंपनी एंड पे टुवार्ड इट्स मेंटेनेंस, कि उनके पास कोई अपनी हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेज, उनके पास अपनी स्वतंत्र सेनाएं होंगी और उनको कंपनी द्वारा क्या दिया जाएगा, प्रोटेक्शन भी दी जाएगी और उसको मेंटेनेंस भी देना होगा। तो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, कि उनको पैसे भी देने होंगे, उनके पास इंडिपेंडेंट आर्मी भी नहीं होगी, प्रोटेक्शन के लिए उनको पैसे भी देने होंगे। तो ये जो नीति थी सब्सिडियरी अलायंस की, इसको लॉर्ड वेलेज़ली ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज मेंटेन्ड कन्फाइंड टू उत्तराखंड, मेनली कन्फाइंड इन उत्तराखंड, भी इसमें से कौन सा ग्रुप है ट्राइबल जिसमें से आदिवासी समूह था जो कि उत्तराखंड तक ही सीमित था? तो वो कौन थे? गोंड्स थे, भोटिया, माला एरुलर या भील? तो उसका सही उत्तर कौन सा है? वो है भोटिया, जो कि उत्तराखंड में ही सीमित थे, कन्फाइंड टू उत्तराखंड। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज पॉपुलर फॉर द कलमकारी प्रिंट, कि कलमकारी प्रिंट के लिए इनमें से कौन सा राज्य था वो जो प्रसिद्ध था? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश? तो कलमकारी प्रिंट के लिए कौन प्रसिद्ध था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। मैप्स एंड डायग्राम इन आर सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स आर रिलेवेंट एज दे, कि जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में नक्शे और चित्र उनके अनुसार प्रासंगिक हैं, कि ये इनमें से हमने बताना है कि कौन सी बात उपयुक्त सही है। एड अ न्यू डायमेंशन टू अ कंसेप्ट, कि हमारे एक अवधारणा के लिए एक नया आयाम जोड़। क्लैरिफाई अ कंसेप्ट आर मेड बाय एक्सपर्ट, की विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं। मेक अ टेक्स्ट बुक अट्रैक्टिव, की नक्शे हैं और टेक्स्ट बुक को अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो उसका सही उत्तर है वो है क्लैरिफाई अ कंसेप्ट, एक अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। मैप्स होते हैं जो, वो एक अवधारणा को स्पष्ट करते हैं सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। द पोजीशन पेपर ऑन टीचिंग ऑन सोशल स्टडीज सोशल साइंस एम्फेसाइजेज, कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पर किस स्थिति पर जोर दिया जाता है? रिस्पेक्टिंग डिफरेंट ओपिनियन एंड एग्जामिनिंग आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, कि विभिन्न मतों का सम्मान करना और विचारों और प्रथाओं की जांच करना। एनकरेजिंग मेमोराइजेशन, की याद करने पर, स्मरण करने पर जोर देना। एक्सेप्ट सोशल हायरार्चीज, की सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करते हैं। इंक्रीजिंग द टेक्स्ट बुक, इंक्रीजिंग द यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, की हमने पाठ्य पुस्तकों के उपयोग को बढ़ाना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ए इज द राइट आंसर। रिस्पेक्टिंग, ये बाकी सारे गलत होंगे क्योंकि यहाँ पर याद करने की बात कही है, यहाँ पर सिर्फ किताबों की बात कही हुई है। और ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि उसको सामाजिक पदानुक्रम को स्वीकार करना है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि विभिन्न मतों का सम्मान करना और दूसरे के विचारों के प्रथाओं की जांच करना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। वाइल टीचिंग सोशल साइंस अ टीचर मस्ट अटेम्प्ट टू, सोशल साइंस पढ़ाते समय टीचर को किस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए? अटेम्प्ट टू फोकस अपॉन रिमेंबरिंग द डिटेल्स, कि उसको रिमेंबरिंग सिर्फ डिटेल्स ही याद करवानी है? नहीं, ये गलत। फोकस अपॉन वैल्यूज बट नॉट ऑन फैक्ट्स, कि उनको वैल्यूज मूल्यों पर ध्यान देना है, तथ्यों पर नहीं देना है। फोकस अपॉन फैक्ट्स वैल्यूज एंड पैटर्न, कि तथ्यों, मूल्यों और प्रतिमानों पर भी ध्यान देना है। फोकस ओनली अपॉन फैक्ट्स बट नॉट ऑन वैल्यूज, तो जहाँ जहाँ ओनली लिखा है यहाँ पर सिर्फ ओनली और ओनली लिखा हुआ है, तो इस ऑप्शन को तो हम वैसे काट देंगे। तो बचा कौन सा ऑप्शन? फोकस अपॉन फैक्ट्स वैल्यूज एंड पैटर्न्स, तथ्यों, मूल्य और प्रतिमानों पर ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कि जो पार्लियामेंट है, भारतीय पार्लियामेंट, भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इन द मैटर डीलिंग विद फाइनेंसेस द गवर्नमेंट डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, कि जो मैटर्स हैं, जो भी मामले हैं, कौन से मामले? वित्त संबंधी मामले हैं, उसमें सरकार सरकार को डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल, पार्लियामेंट जो संसद का अप्रूवल है, संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात सही है?
ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट इन अवर सिस्टम हैज इमनेंस पावर बिकॉज इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद क्वेश्चन आर, कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसका जो सेशन है उसकी शुरुआत है वो क्वेश्चन आर प्रश्न काल से उसकी शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर डी, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड द लोकसभा, कि जो हमारे पार्लियामेंट में कौन कौन से, हमारी पार्लियामेंट क्या बनाती हैं, पार्लियामेंट के भाग इन्होंने पूछे हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। तो इसका जो सही उत्तर है, इन्होंने क्या बात कही थी, नॉट ट्रू, कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इनमें से कौन सी बात है जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये बात नहीं है। उनको वित्तीय संबंधी मामलों के लिए भी पार्लियामेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सारे गलत हैं, पर ये आपके क्वेश्चन का एग्जाम का पार्ट ये भी हो सकते हैं, जैसे वो पूछ लेंगे कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, तो उन्होंने वो पूछेंगे कि इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, वो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भी दे देंगे कि क्या ये भी पार्ट होते हैं पार्लियामेंट का, पर ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा पार्ट होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी देखिए, पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिन विद अ क्वेश्चन आर, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पार्लियामेंट की शुरुआत कौन से दूसरे से होती है, कौन से काल से शुरू होती है, 0 आर से, क्वेश्चन आर से, ठीक है। तो आपको या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आर से हमारे पार्लियामेंट की शुरुआत होती है। तो वैसे 12वें का जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द सिविल राइट मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द यूएसए, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। टू डिमांड, क्यों शुरू किया गया था, टू डिमांड इक्वल राइट्स एंड एड्रेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉर ऑल द अफ्रीकन अमेरिकन सिटीजन्स, कि सभी अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मांग करना और नस्लीय भेदभाव को दूर करना। टू डिमांड वोटिंग राइट्स ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, कि अफ्रीकी अमेरिकन महिलाओं के मतदान के लिए अधिकार की मांग करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, टू डिमांड वोटिंग राइट्स ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन मैन, कि अफ्रीकी अमेरिकन पुरुषों के लिए वोटिंग राइट की मांग के लिए। या टू डिमांड सोशल सिक्योरिटी ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन सीनियर सिटीजन, अफ्रीकन अमेरिकी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कि टू डिमांड इक्वल राइट्स एंड एड्रेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सभी अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की मांग करना और नस्लीय भेदभाव को दूर करना। ये जो सिविल राइट मूवमेंट चला था वो इसी के लिए चला था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वाइल टीचिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू क्लास 8th स्टूडेंट व्हाट कोर मैसेज वुड यू लाइक टू प्रमोट, कि आप मानव संसाधन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, 8वीं का लेसन है, तो आप सबसे पहले उनको कौन सा मूल संदेश को बढ़ावा देना चाहेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एज अ रिसोर्सेज, कि संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज, कि भौतिक संसाधनों का महत्व। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय ह्यूमन बीइंग, कि मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग करना। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, की जनसंख्या का वितरण करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीपल एज अ रिसोर्सेज, कि मानव जो है संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जुडिशरी, इन्होंने बात पूछी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि जुडिशरी के बारे में, न्यायपालिका के बारे में गलत है। तो आपने बाकी 3 बातों को भी ध्यान से देखना है कि वो सही होंगे तो आपको वो समझना भी है, आपके वो भी क्वेश्चन का पार्ट हो सकते हैं। जुडिशरी हैज़ द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि जुडिशरी के पास पावर है, किस चीज़ की पावर है, कि जो कुछ भी पार्लियामेंट पास करता है उसे वो ख़त्म कर सकते हैं। कि न्यायपालिका पास संसद द्वारा पारित कानूनों को ख़त्म करने की शक्ति रखती है। हाँ, ये बात सही है कि संसद के पास इतनी हमारे उच्च न्यायालय न्यायपालिका के पास इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी कानून को रोक सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। तो ये देखते हैं अभी। इट प्ले अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, कि ये बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाते हैं किसमें, प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट बट नॉट बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने क्या कहा है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम कौन से विवादों को निपटा सकते हैं जो कि सिटीजन्स के बिटवीन है, सिटीजन्स और सरकार के बिटवीन है, या नॉट बट नॉट, इन्होंने क्या लिख दिया, नॉट
दो सरकारों के बीच में, जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में कोई विवाद है, उनको नहीं दूसरा है जुडिशरी, उनको नहीं सही कर सकती, उनके बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये बात गलत है। और इस ऑप्शन में पूछा क्या था कि कौन सी बात जुडिशरी की गलत है, तो उसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि न्यायिक प्रणाली नागरिकों के बीच विवादों का समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, नागरिकों और सरकार के बीच, लेकिन दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी देखते हैं, लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। ये हाँ सेपरेशन ऑफ पावर है कि ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, क्या कार्यपालिका और विधानपालिका, ये एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है राइट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द प्रिव्यू ऑफ सिविल लॉ, कि निम्नलिखित में से कौन सा कानून सिविल कानून के दायरे में नहीं आता। डिस्प्यूट रिलेटेड सेल ऑफ लैंड, क्लेमिंग कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, कि बच्चों को हिरासत में लेने का दावा करना, हैरेसिंग अ वुमेन फॉर डाउरी, कि दहेज के लिए एक महिला को परेशान करना, या फाइलिंग अ डाइवोर्स केस, कि तलाक का मामला दायर करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो दहेज के लिए एक महिला को परेशान करना, ये सिविल लॉ नहीं है, सिविल लॉ में नहीं आता ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, इन्होंने इसका बात पूछा है, पढ़ते हैं। अलाउ ओनली द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज टू अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट, कि ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, भाषाई के आधार पर जो माइनर लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, सॉरी, जो कि अल्पसंख्यक हैं भाषाई आधार पर, उनके पास हक है कि वो अपने राइट्स के लिए, अपने शैक्षिक अधिकारों को जा सकते हैं। अगर वो स्टेट द्वारा वायोलेट किए जा रहे हैं तो वो कोर्ट जा सकते हैं। अलाउ ओनली द रिलीजियस माइनॉरिटीज टू अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट, कि ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ होती हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग होते हैं। ठीक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं अगर उनको लगता है कि उनकी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स का जो है वो क्या हो रहा है, वायोलेशन हो रहा है। अलाउ ऑल सिटीजन टू अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन फुलफिल्ड बाय द स्टेट, कि वो जो सिटीजन्स हैं वो जा सकते हैं कोर्ट में अगर उनको लगता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है अगर उनको पूरा नहीं किया जा रहा स्टेट्स के द्वारा। ठीक है, अलाउ सिटीजन्स टू अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायोलेटेड बाय द स्टेट। तो ये बात सही है की, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहाँ दिए हुए हैं, कौन से आर्टिकल में दिए हुए हैं, ये 32 में दिए हुए हैं। अलाउ सिटीजन टू अप्रोच कोर्ट दे बिलीव डायरेक्टिव, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये बाइंडिंग नहीं होते, इसलिए इसको पूरा ना करने से हम स्टेट के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है, नागरिकों को अदालत से संपर्क करने की अनुमति देता है कि यदि वे मानते हैं कि उनके किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको कौन चुनता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। लोगों द्वारा चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त। तो इसका सही उत्तर है वो है इलेक्टेड बाय द पीपल। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं उनको लोगों द्वारा सीधा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, कि ग्राम पंचायत का इनमें से ऐसी कौन सी बात है जो उसका फंक्शन नहीं है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, कि गांवों में रोजगार सृजन से संबंधित सरकारी योजनाओं का निष्पादित करना। ग्राम पंचायत इलेक्ट्स पंचायत सेक्रेटरी, कि ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव का चुनाव करती है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द विलेज, कि गांवों के बुनियादी ढांचों के निर्माण के में रखरखाव। या लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, की स्थानीय करों का संग्रहण करना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि ग्राम पंचायत क्या करती है, अपने पंचायत सेक्रेटरी का जो होता है पंचायत सचिव का नियुक्त नहीं करती, वो सरकार करती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ कोएलिशन गवर्नमेंट इम्प्लाइज, एक गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है। ठीक है, अलायंस गवर्नमेंट भी जिसे कह देते हैं।
पावर शेयरिंग बिटवीन टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शन व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट अ क्लियर मेजॉरिटी, कि चुनाव के बाद दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता का बंटवारा जब किसी भी पार्टी के समस्त बहुमत नहीं मिला। पावर शेयरिंग बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका और जो जुडिशरी है न्यायपालिका है उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा। पावर शेयरिंग बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, पावर शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल एंड स्टेट। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि जब भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वो इक्वल पावर शेयर करती हैं जब वो अलायंस कर लेती हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वो होती है गठबंधन की सरकार। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट ग्रांटेड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन अंडर द क्रिमिनल लॉ एज स्टेटेड इन द आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आर्टिकल 22 में ऐसी कौन सी बात है जो नीचे दिए गए 4 कथनों में से नहीं कही गई है। ठीक है, तो देखते हैं। कन्फेशन मेड इन पब्लिक कस्टडी कैन बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड, कि जो भी पुलिस हिरासत में लिया गया है उसने कोई भी बयान दे दिया और उसको आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। द राइट टू द प्रेजेंटेड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, की गिरफ्तारी के 24 घंटे बाद उसको जल्द से जल्द मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन कस्टडी, कि उसको जो होगा जिस पे अक्यूज़ किया गया होगा, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया होगा, उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, अत्याचार नहीं किया जाएगा या फिर मारपीट नहीं की जाएगी, उसके साथ टॉर्चर नहीं किया जाएगा। द राइट टू द इन्फॉर्म एट द टाइम द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड, कि उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचित किया जाने वाला अधिकार जिसके लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, कि उसे रीज़न भी बताना पड़ता है कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, आपका रीज़न, आपको जो आपने जुर्म किया है उसके लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तीनों बातें हैं जो ऊपर से लिखी हुई, बी, सी एंड डी, ये तीनों बातें सही हैं, ये कही जाती हैं। पर ये जो कन्फेशन वाली बात है कि पुलिस हिरासत में दिए गए बयानों को आरोपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये ऐसा नहीं होता, तो ये यहाँ से गलत है। पर इस ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने नॉट गारंटेड पूछा था, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए चलते हैं, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तवा मत्स्य संघ, अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट ऑफ डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट डिवेलपर इन द स्टेट ऑफ। इन्होंने पूछा है कि जो तवा मत्स्य संघ था मछुआरों का सहकारी समितियों के एक संघ के राज्य में विस्थापित वनवासियों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला संगठन था। ये कौन से राज्य का था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो उसका जो सही उत्तर है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज़ द राइट आंसर। तो चलिए हम अपना सेशन अब ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।